तो ये पहला प्रॉब्लम है। ए 6 kg ब्लॉक मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स that varies with position as shown in the figure. How much work is done by the force as the block travels a distance of 9 meters from starting? अब ध्यान से देखिए, हमें ये ग्राफ दे रखा है, y एक्सिस पे फोर्स है, x एक्सिस पे पोजीशन ऑफ द ब्लॉक है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 मीटर है, यहाँ पे x की वैल्यू 6 मीटर है, यहाँ पे 9 मीटर है। अब 0 से 3 मीटर के बीच में फोर्स कांस्टेंट है, 20 न्यूटन की वैल्यू रखती है। 3 मीटर से 6 मीटर के बीच में फोर्स जो है 20 न्यूटन से 0 पे आ जाती है, और 6 से 9 मीटर के बीच में फोर्स का वैल्यू 0 ही रहता है। तो अगर हम 0 से 3 मीटर के बीच में जो वर्क है उसको W1 मान लें, 3 to 6 मीटर के बीच में जो वर्क है उसको W2 मान लें, और 6 to 9 मीटर के बीच में जो वर्क है उसको W3 मान लें, और ये कॉन्सेप्ट यूज करें कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द एफ ग्राफ, यानी कि फोर्स का जो ग्राफ है और जो एक्स एक्सिस है इसके भी अंडर में जो एरिया इंक्लोज्ड है वही वर्क डन होता है। तो W1 निकालने के लिए ये हाइट हो जाएगी 20 न्यूटन, ये ब्रेड्थ हो जाएगी 3 मीटर, और ये पूरा एरिया हमें लेना होगा। मैं एरिया सेट करके दिखा रहा हूं आपको, ये एरिया हमें चाहिए। ठीक है जी। तो W1 आपका आ जाएगा 20 न्यूटन इंटू 3 मीटर, दैट इज 60 जूल। अब W2 की बात कर लें अगर, तो ये ग्राफ है, ये है ग्राफ, ये है एक्स एक्सिस। तो जो एरिया हमको चाहिए वो ये है, एक ट्रायंगल का एरिया हमें चाहिए। ट्रायंगल की हाइट है 20 न्यूटन और ब्रेड्थ है 3 मीटर। तो W2 हमारा हो जाएगा हाफ इंटू 20 न्यूटन इंटू 3 मीटर, ये आ जाएगा 30 जूल के बराबर। और जो W3 है, तो यहाँ पे तो फोर्स का वैल्यू 0 ही है, तो W3 हो जाएगा 0। तो जो टोटल वर्क डन हमारा होगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा 60 जूल प्लस 30 जूल, एंड दैट विल बी इक्वल टू 90 जूल। तो 90 जूल इज द करेक्ट आंसर। और अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पहला सवाल हो गया। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम 2 पर। A person uses a variable force shown in the figure to move a load with constant speed on a surface. Identify the correct surface profile. तो ये चार तरह के सरफेस है, सरफेस ए, सरफेस बी, सरफेस सी और सरफेस डी। ठीक है जी। अब हमको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सरफेस ऐसा है जिसके ऊपर इस तरह की फोर्स से काम चल जाएगा। तो देखो, इसमें फोर्स कांस्टेंट रही है, पॉजिटिव रही है, मतलब एक डायरेक्शन में रही है, बाद में वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो गई है। तो फोर्स की वैल्यू फिक्स रही है, बस डायरेक्शन एक बार रिवर्स हुआ है। तो किस सरफेस पे ऐसा करने से कांस्टेंट स्पीड से हम ब्लॉक को मूव करा सकते हैं, ये पता लगाना है। तो इसके लिए अब ए बी सी डी चार सरफेसेज हैं। सबसे पहले देखते हैं ए को। तो ए में एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। जब वर्टिकल पार्ट पे होगी ब्लॉक तो mg वेट लगेगा नीचे की तरफ, और फोर्स एक्सटर्नल जो है mg लगेगी ऊपर की तरफ। फिर जब हॉरिजॉन्टल पार्ट पे आप चलोगे तो कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, नेग्लिजिबल फोर्स लगा के, जीरो फोर्स लगा के भी आप इस ब्लॉक को मूव करा पाओगे। और जब इस वाले पार्ट पे आप आओगे तो mg का जो कंपोनेंट है mg साइन थीटा, ये ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो इसको रोकने के लिए आपको फोर्स सिर्फ ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी, और फोर्स की वैल्यू mg साइन थीटा होगी। तो यहाँ पर फोर्स की तीन वैल्यू जा रही है, mg 0 और mg साइन थीटा। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। अब आ जाते हैं ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी में एक ऐसा पार्ट है, अब यहाँ पर भी फोर्स एफ इक्वल टू mg साइन थीटा लगेगी।
फिर हॉरिजॉन्टल पार्ट में कोई फोर्स आपको नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एमजी को बैलेंस कर देगा, और फोर्स क्या हो जाएगी जो हॉरिजॉन्टली रिक्वायर्ड होगी वो जीरो हो जाएगी। और जो वर्टिकल पार्ट है इसका, तो यहाँ पे बॉल पे एमजी की फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, और इसको कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए नेट फोर्स को करना होगा जीरो, तो एफ लगाओगे आप ऊपर की तरफ एमजी। तो यहाँ पर भी वही बात है, ये केस ए के सिमिलर है, देख सकते हो केस ए के सिमिलर है ये। तो ए और बी सिमिलर ऑप्शन है, यहाँ पर भी फोर्स एमजी जीरो और एमजी साइन थीटा होगी, तो ये वाला भी आंसर हो नहीं सकता है। फिर ऑप्शन डी की बात कर लें अगर, तो यहाँ तो सरफेस ही सर्कुलर है या सेमी सर्कुलर है। अब मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल रेडियस है, हॉरिजॉन्टल रेडियस से किसी एंगल थीटा पे आप हो, ये बॉल है, ठीक, एमजी नीचे की तरफ लगता है, तो एमजी का एक कंपोनेंट हो जाएगा सरफेस के अलोंग या सरफेस के नॉर्मल के अलोंग। तो नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो, ध्यान से देखिए, एमजी साइन थीटा हो जाएगा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो एमजी कॉस थीटा हो जाएगा। ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं, देखिए इस रेड कलर वाली डॉट को आप देखिएगा, एमजी ऐसे लग रहा होगा, ठीक है ना। तो टेंजेंट के साथ उसका जो एंगल है वो थीटा है। तो क्लियर है कि एमजी का टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा एमजी कॉस थीटा, और एमजी का रेडियस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा एमजी साइन थीटा। अकॉर्डिंगली मैंने इसको एमजी साइन थीटा दिखाया है और इसको एमजी कॉस थीटा दिखाया है। अब इस नॉर्मल रिएक्शन जो है ये एमजी साइन थीटा को बैलेंस कर देगा। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर देगा, एमजी साइन थीटा को। जो एफ की फोर्स है ये एमजी कॉस थीटा को बैलेंस करेगी, तभी कांस्टेंट स्पीड से ये चल पाएगा। तो एफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एमजी कॉस थीटा। अब क्योंकि एंगल थीटा कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो फोर्स एफ की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी कॉस थीटा के अकॉर्डिंग, और इसलिए प्लस एफ और माइनस एफ की वैल्यू से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन ए, सी, ए बी और डी तो हो ही नहीं सकते। अब ऑप्शन सी को देख लेते हैं, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसमें दो इंक्लाइन प्लेन है, मान लो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। जब मान लेते हैं ब्लॉक ऐसे जा रहा है, जब ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है या इस वाले पार्ट पे है, तो mg का जो कंपोनेंट है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग mg साइन थीटा, इसको फोर्स एफ बैलेंस करेगी और फोर्स एफ ऊपर की तरफ लगेगी। यहां पर भी जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है या जब इस वाले पार्ट पे है, तो mg साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा होगा, और कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए फोर्स एफ आप ऊपर की तरफ लगाओगे, एंड एफ विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा। तो यहां पर भी देखिए फोर्सेज अपोजिट तो नहीं हो रही है दोनों पार्ट पे, भाई इस पार्ट पर ऐसे हो रही है और इस वाले पार्ट पे फोर्स ऐसे हो जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये फोर्स एफ है और ये फोर्स एफ है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी कितना है 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल फाई हो जाएगा 2 इंटू 90 माइनस थीटा, यानी कि 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो इन दोनों फोर्सेज के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा है। अब मान लीजिए कि थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज नियरली जीरो, जीरो नहीं है पर नियरली जीरो है, ठीक है ना। मान लो इंक्लाइन प्लेन इस तरह का हो, इस तरह का इंक्लाइन प्लेन हो, तो यहाँ पे क्या है कि एंगल थीटा जीरो तो नहीं है बट वेरी नियर टू जीरो है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों फोर्सेज के बीच का जो एंगल है, अब ये एंगल भी कुछ ऐसा हो जाएगा और ये अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्सेज अपोजिट हो सकती हैं, और इस केस में हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे फोर्स अगर प्लस एफ है तो यहाँ पे फोर्स माइनस एफ है। मतलब अगर मैं इस वाली फोर्स को मान लूँ प्लस एफ,
तो इस वाली फोर्स को मैं कहूंगा -F। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी जो है वो, जो ऑप्शन सी है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है ना? तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। और यहां पर मैं जाऊंगा ऑप्शन सी के साथ। मैं ये कहूंगा कि भाई ऑप्शन सी जो है यही करेक्ट आंसर है। फिर ये थर्ड प्रॉब्लम है, ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ रीचेज ए हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। तो एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से फेंका गया है, वो जितना अर्थ का रेडियस है उतनी हाइट तक जाती है। द पावर exerted by the gravitational force is greatest at the highest position of the body, greatest at the instant just before the body hits the earth, remains constant throughout the motion, and none of these। अब देखिए ऐसा है इसमें, सबसे पहली बात तो पावर जो है, अगर किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रही है F और इस पार्टिकल की वेलोसिटी है v, और फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो पावर इज +F इंटू वी। वहीं अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v है और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तब पावर की वैल्यू हो जाती है -FV। अब मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, यहां से आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और h=r तक गया। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स मान लीजिए कुछ भी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी इस पे लग रहा है F डैश, उसका पावर 0 ही होगा क्योंकि वेलोसिटी ही 0 है। उसका पावर क्या होगा? 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई है भाई। पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो पावर भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना? आपने ये डेफिनेशन तो जरूर ही पढ़ी होगी, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और उसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना? अब जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, वापस लौटेगा, तो जब ये ग्राउंड पे वापस आ जाएगा, मान लेते हैं अब यहाँ पर ये वापस आ गया है, तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। अब यहाँ पे देखो दो बातें होंगी। जब ये इस पॉइंट पर है सरफेस पे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम है, और फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल भी 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे पावर आपका मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा +F इंटू यू। ठीक है ना? पावर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू पे +F इंटू यू। ठीक है जी? और इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि जब ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस पे लौटेगा, उस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी मैक्सिमम है, क्योंकि अर्थ के सरफेस के वो नियरेस्ट है। ठीक है ना? तो क्योंकि अर्थ के सरफेस के नियरेस्ट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी मैक्सिमम हो गई और वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो गई। अकॉर्डिंगली यहाँ पर पावर हो जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इज ग्रेटेस्ट एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। अब देखिए मैं कुछ बातें आपको रिवाइज कराना चाहता हूं यहाँ पर। ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ही ली है। जैसे ये अर्थ का सरफेस है, अगर अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g है, तो किसी हाइट h पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है, और g डैश कितना होता है? g/1 +
एच बाई आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अर्थ के ऊपर वैलिड है, अबव अर्थ। तो इससे ये बात क्लियर है कि जब एच की वैल्यू जीरो होगी, जब एच की वैल्यू जीरो होगी यानी अर्थ के सरफेस पर ही ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगी। फिर जहां तक पावर की बात है, तो मान लीजिए कोई भी बॉडी है, इस पे फोर्स एफ लग रही है और इसकी वेलोसिटी वी है, तो टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एफ विल बी इक्वल टू वी टी। तो अब देखिए, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो पावर जिसको हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये जो मैंने लिखा है, ये कांस्टेंट फोर्स को एज्यूम करके लिखा है। क्या एज्यूम करके लिखा है? कांस्टेंट फोर्स। ठीक है ना? बट ये फॉर्मूला एनीवे ट्रू है कि अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल जीरो है, फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो पावर होगा एफ इंटू वी। और अगर फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तब पावर होगा माइनस एफ वी। और ये भी याद रखना है कि ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ये एवरेज पावर नहीं है। ये कौन सा पावर है? दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है ना? अब अगर आप कैलकुलस जानते हैं, इफ यू नो कैलकुलस, तो फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पावर इज डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो डी डब्ल्यू इज एफ डॉट डी आर बाई डी टी। और डी आर बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होता है, डी आर बाई डी टी। तो पावर हो जाएगा एफ डॉट वी, यानी कि कोई पार्टिकल है, इस पे फोर्स एफ लग रही है और इसकी वेलोसिटी है वेक्टर वी, और फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल है थीटा, देन इंस्टेंटेनियस पावर इज एफ डॉट वी, दैट इज एफ वी कॉस थीटा। अब यहीं पे अगर फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल है, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा और पावर हो जाएगा प्लस एफ वी। और यदि फोर्स और वेलोसिटी एंटी पैरेलल है, तब पावर हो जाएगा माइनस एफ वी। तो अगर आप कैलकुलस जानते हैं तो इन बातों को समझ सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं भी जानते हैं तो आप इतना याद रख सकते हैं कि अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में थीटा एंगल है, देन इंस्टेंटेनियस पावर इज एफ वी कॉस थीटा। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए और कुछ मैंने थ्योरी भी आपको बताई। थैंक यू।